नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सेंटर ऑफ साइंस में स्वागत है। अगर आप इससे पहले का एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप इजिली विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि वस्तु का घनत्व 981 kg पर मीटर क्यूब है तो यह जल में डूबेगा, तैरेगा, जल में डूब के तैरेगा या जल से पूर्णतः बाहर रह के तैरेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा जल का घनत्व होता है वो कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब ये क्वेश्चन बनता है कि जिस वस्तु का हम यहाँ बात कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं उसका घनत्व कितना है, 981 kg पर मीटर क्यूब है। यानी जाहिर सी बात है कि पानी के घनत्व से वस्तु का घनत्व कम है। तो ये तो बात कंफर्म है कि वस्तु क्या होगी, यहाँ तैरेगी, वस्तु डूबेगी नहीं, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से अगर अधिक होगा तो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली डूब जाएगी। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होगा तो वस्तु का कुछ ही भाग यानी बहुत अल्प पार्ट द्रव के बाहर रह के तैरेगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि जल से पूर्णतः बाहर रह के तैरेगा, नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पूर्ण रूप से बाहर नहीं होगा। जल में डूब के तैरेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। जल से वस्तु का कुछ ही भाग द्रव से बाहर रह के तैरेगा। ये प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे बेस है। क्योंकि पानी के अंदर से कौन सा फोर्स लगता है, बायोन्स फोर्स लगता है, जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। इसलिए यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि वस्तु तैरेगी, बट कंडीशन ये रहेगा कि वस्तु का कुछ ही भाग द्रव से बाहर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री जल से नमक प्राप्त होता है, यानी किस प्रोसेस से प्राप्त होता है या किस विधि से प्राप्त होता है। पहला है अपकेंद्रण बल, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। दूसरा है ऊर्ध्वापातन, जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। और ऑप्शन सी है वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि जो समुद्री जल है वो किस प्रोसेस द्वारा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण माध्यम से। सब्लिमेशन प्रोसेस यानी ऊर्ध्वापतन में क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे ठोस सब्सटेंस होते हैं, जैसे हमारा कपूर हो गया, ठीक है, नेफ्थिलीन बॉल्स हो गई, ठीक है, या अमोनियम क्लोराइड हो गया, जिसे नौसादर कहते हैं। अगर इसे हम बाहर से हीट देंगे तो ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ऊर्ध्वापतन में क्या होता है, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं, कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ठोस से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट बन जाते हैं या वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट हुए, उसे हम ऊर्ध्वापातन कहते हैं। एग्जाम्पल में कपूर, नेफ्थिलीन बॉल्स है, अमोनियम क्लोराइड है। अब केंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे कार्य करती है, या जो दही से हम मक्खन निकालते हैं, दही से मक्खन मथनी द्वारा मथ के निकाला जाता है, उससे भी हम अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हेल्प से ही निकालते हैं। इसलिए ऑप्शन यहाँ ग नंबर करेक्ट होगा। समुद्री जल हम वेपराइजेशन प्रोसेस के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्याज की झिल्ली पर अगर एक बूंद आयोडीन विलयन डालने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी, कोशिकाएं फूलकर फैल जाएंगी या फट जाएंगी, कुछ भी। कोशिकाएं गलकर विलीन हो जाएंगी यानी खत्म हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। कोशिकाओं में जो संचित स्टार्च है वो नीला काला हो जाएगा। सबसे पहली बात है कि कोशिका सिकुड़ जाएगी, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का केस होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का केस होता है। अगर अधिक सांद्रता रहेगा तब तो कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी, लेकिन अगर लो कंसंट्रेशन रहेगा यानी सांद्रता क्या होगा, कम होगा, तो कोशिकाएं क्या होंगी, फूलकर फैल जाएंगी। दूसरी बात है कोशिकाएं गलकर विलीन हो जाएंगी, नहीं, अगर कोई विनाशकारी पदार्थ डाला जाता है तो कोशिकाएं की गलने की चांसेस बढ़ जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो कोशिकाओं में स्टार्च होता है जिसे हम मड कहते हैं, ठीक है, जब मड से अभिक्रिया होगी
तो कलर कैसा हो जाएगा, नीला काला हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन जो डी है हमारा वो करेक्ट है कि प्याज की झिल्ली पर जब हम 1 बूंद आयोडीन डालते हैं तो कोशिकाओं में जो स्टार्च होता है या मड होता है वो नीला काला हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु द्वारा स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ठीक है, स्थिति यहां नहीं होना चाहिए, इसे स्थिर होना चाहिए। ठीक है, या रेस्ट में है तो कौन सी ऊर्जा होगी? तो ऑप्शन बी है डायरेक्ट गतिज ऊर्जा हो, सॉरी स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा तो जब कोई पार्टिकल में मोशन होता है जिसका फॉर्मूला होता है ½ mv², तब तो होगा, इसलिए स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। जब कोई वस्तु की स्थिति या रूप कहें या पृथ्वी से ऊंचाई के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित होती है उसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो घड़ी की चाबी होती है, घड़ी की चाबी, तने हुए धनुष, ऊंचाई पर कोई बैठी चिड़िया है, ये सब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। विद्युत ऊर्जा तो होगा ही नहीं, नॉन ऑफ दिस, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उबले अंडे के सफेद भाग पर अगर हम 1 बूंद आयोडीन विलयन डालने पर वह नीला काला क्यों नहीं होता? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पिछले क्वेश्चन से रेलेवेंट है। ठीक है, उसमें स्टार्च नहीं है, उसमें क्योंकि उसमें स्टार्च है, क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं है, क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर जब तक स्टार्च या जिसे हम मड कहते हैं ये पार्ट प्रेजेंट नहीं रहेगा, यानी उपस्थित नहीं रहेगा, तब तक आयोडीन डालने पर अभिक्रिया नहीं होगी। अगर ये पार्ट प्रेजेंट रहेगा तो आयोडीन डालने पर उसका कलर जो होता है नीला काला हो जाएगा, जबकि यहाँ स्टार्च नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि स्टार्च की अनुपस्थिति में या अनुपस्थित होने के कारण उसका कलर नीला काला नहीं होता है। अगर इसकी उपस्थिति होगी तो कलर नीला काला हमें मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बैटरी कन्वर्ट करती है। आइए हम कुछ उपकरण देख लेते हैं और ऊर्जा का कैसा रूपांतरण होता है। जैसे सितार है, तो सितार हमारा क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किसमें, ध्वनि ऊर्जा में। जो हमारी ट्यूबलाइट होती है वो जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। विद्युत को किसमें करती है, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। वैसे ही जो डायनेमो है हमारा, यांत्रिक को यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो मोमबत्ती है जिसे हम कैंडल करते हैं, ये भी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश तथा उष्मा दोनों में कन्वर्ट करती है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेगी, प्रकाश ऊर्जा प्लस उष्मा ऊर्जा दोनों में कन्वर्ट कर लेगी। ठीक है, ये एरो का हम सिंबल दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। जो सोलर सेल हमारा होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। सौर ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेगा, विद्युत ऊर्जा में। जो लाउड स्पीकर होता है वो विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेगा, ध्वनि ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। जो विद्युत बल्ब होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में भी कन्वर्ट करेगा तथा उष्मा ऊर्जा में भी कन्वर्ट करेगा, यानी प्रकाश प्लस उष्मा दोनों ऊर्जा कन्वर्ट होंगे। विद्युत जो सेल होता है वो हमारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा कि बैटरी ही एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अणुओं में परस्पर जो आकर्षण बल होता है सबसे प्रबल किस में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, या लिक्विड और गैस दोनों में? तो जो अणु होते हैं वो हमारे ठोस में क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, यानी बहुत क्लोज 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 क्लोज
होते हैं, ठीक है। और जो हमारा द्रव होता है थोड़ा सा इसमें दूर दूर रहते हैं, ठीक है। और जो हमारा गैस है इसमें और भी अधिक दूर दूर पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा कि जो आकर्षण बल होता है यानी अट्रैक्शन जो फोर्स होता है अणुओं के बीच, वो सबसे प्रबल यानी सबसे स्ट्रांग सॉलिड में होता है। लिक्विड में तो जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो यानी अणु होते हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं, और जबकि गैस में और भी दूर दूर होते हैं। इसलिए सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। इसलिए सॉलिड में जो आकर्षण बल होगा सबसे प्रबल होगा यानी सबसे स्ट्रांग होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बल की एसआई यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए है केल्विन, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है पास्कल, ऑप्शन डी है वोल्ट। यानी हमें क्या पूछा गया है? फोर्स का एसआई यूनिट। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन, जो आइजैक न्यूटन के संदर्भ से माना जाता है या लिया गया है। अब जो हमारा पास्कल होता है वो किसका यूनिट होता है? प्रेशर का, जिसे हम दाब कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारा केल्विन है वो टेम्परेचर का है, जिसे हम ताप कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा वोल्ट है वो विभवांतर का मात्रक है, ठीक है, विभवांतर का मात्रक है। दूसरी बात, कुछ हमारे पास राशियां हैं, जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर एसआई मात्रक होता है। पृष्ठ तनाव का क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर होता है। वैसे ही पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का जो कोण होता है, एंगल होता है, उसका क्या होता है? रेडियन होता है, ठीक है। और जो ठोस कोण होता है, ठोस कोण, उसका क्या होता है? स्टेरेडियन होता है, ठीक है। जो फोर्स होता है उसका तो न्यूटन मैंने बता ही दिया। जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है, इसका क्या होता है? घन मीटर होता है, ठीक है। और जो हमारा चाल है यानी जो स्पीड है, उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। पावर का क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी राशियां हैं और उसके एसआई यूनिट भी है। दूसरी बात, ये जो हमारा सीरीज चल रहा है वो एनसीईआरटी आधारित सीरीज है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 माइक्रोन बराबर है, किसके बराबर है हमें बताना है। तो जो 1 माइक्रोन होता है वो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। और 10⁻⁻6 मीटर को हम क्या कहते हैं? एक माइक्रोमीटर कहते हैं। 10⁻⁻9 मीटर को क्या कहते हैं हम? एक नैनोमीटर कहते हैं। 10⁻12 मीटर को हम क्या कहते हैं? एक पिकोमीटर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही 10⁻3 मीटर को हम क्या बोलते हैं? 1 किलोमीटर बोलते हैं। 10⁻6 मीटर को हम क्या बोलते हैं? एक मेगामीटर भी बोल सकते हैं। और 10⁻9 मीटर को हम एक गीगामीटर बोलते हैं, ठीक है। ये सारे प्लस वाले क्वांटिटीज हैं। और 10⁻12 मीटर को हम एक टेरामीटर बोलते हैं, टेरामीटर। और 10⁻15 मीटर को हम एक पेटामीटर बोलते हैं, ठीक है। जिसमें बदलना चाहे उसमें आसानी से हम बदल सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही एक फर्मी किसके इक्वल होता है? 1 फर्मी हमारा होता है 10⁻15 मीटर के इक्वल। 1 जो एंगस्ट्रॉम है वो किसके इक्वल होता है? 10⁻10 मीटर, ठीक है। 1 एक्सा जो मीटर होता है, एक्सा मीटर, वो 10⁻18 मीटर के इक्वल होता है। 1 जो हमारा ऑटोमीटर है वो 10⁻18 मीटर के इक्वल होता है। 1 जो हमारा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम यहाँ लिख देते हैं। 1 जो हमारा है जेटा मीटर जो है 10⁻21 मीटर के इक्वल होगा। 1 एटोमीटर है, एटोमीटर है, वो हमारा 10⁻24 मीटर के इक्वल होगा। एंगस्ट्रॉम लगभग सारे यूनिट हो गए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि अगला टॉपिक हम किस वीडियो पे बनाएं।
धन्यवाद दोस्तों।